जानवरों के चारे में फेंक दिया। उसने ऐसा बदला लेने के लिए किया। वे हर दिन मुफ्त में खाने आते थे और आखिरकार एक इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर उसके खिलाफ हो गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वह लड़का गांव के अकेले बुजुर्गों की देखभाल करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने घर के आंगन में एक मुफ्त सामुदायिक भोजनालय शुरू किया। तब तक सब ठीक था, जब तक लाखों फॉलोअर्स वाला एक फ्रॉड पकड़ने वाला इन्फ्लुएंसर वहां नहीं आ गया। बॉस, मेरे पास आपसे कुछ सवाल है। मैं कोई बॉस नहीं हूँ। ये खाना मुफ्त है। उसने एक ठंडी हंसी छोड़ी। उसने मेरा चेहरा मोबाइल के पास कर दिया। क्या मुफ्त होने का मतलब है कि तुम जवाब नहीं दोगे? क्या तुम्हारे किचन के पास फूड सर्विस का लाइसेंस है? क्या तुम्हारे पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है? क्या इस मांस के पास स्वास्थ्य निरीक्षण प्रमाण पत्र है? क्या तुमने आज के खाने के सैंपल संभाल कर रखे हैं? कोई भी एक शब्द नहीं बोला। मैंने भी जवाब नहीं दिया। मैंने बस स्वाभाविक रूप से उस फ्रिज की ओर देखा जो चूल्हे के नीचे था, जहां मैं सैंपल रखता था। तभी मेरे पुराने स्क्वाड के बॉस के शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे। जो भी खाना बनाता है उसे हमेशा एक रास्ता छोड़ना चाहिए। मैंने अपने हाथ एप्रन में पहुंचे। उसे लगा कि उसने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि कुछ नियम मेरी हड्डियों में खुदे हुए हैं। मैं सिर्फ पड़ोसियों के लिए खाना बनाता हूँ। मैं एक पैसा भी नहीं लेता। सब्जियां मैंने सुबह की मंडी से खरीदी थी। मांस बूढ़े झांग की कसाई की दुकान से ताजा आया था। और क्या ये ताजा है क्योंकि तुम ऐसा कहते हो? महिलाओं और सज्जनों और बच्चों के परिवारजनों, मैं साफ साफ बात करूंगा, लेकिन आपको इसे सुनना होगा। मुफ्त खाना सबसे खतरनाक होता है क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। दादी वांग के हाथ से टिफिन बॉक्स गिर गया। किसी ने कहा, प्रोफेसर लियू भी हमारे भले के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। मेरे पिता ने खराब खाना खा लिया था और उन्हें बचाया नहीं जा सका। मैं इन बिना लाइसेंस और बिना परमिट वाले भोजनालयों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आज मैं कुछ नहीं करता और किसी दिन कुछ हो जाता है तो 100 से ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? यह सुनकर सभी लोग आधा कदम पीछे हट गए। शियाबाओ की चाची ने उसे अपने पीछे कर लिया। वह महिला अपने कर्जों से बचने के लिए अभिभावक का पैसा इस्तेमाल करती थी। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि बच्चा जिएगा या मरेगा। अगर चाचा चेन सच में फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाए और बच्चा अस्पताल में भर्ती हो जाए तो क्या तुम सारी जिंदगी उनकी जिम्मेदारी लोगे? मैंने शियाबाओ की ओर देखा। स्कूल से छुट्टी के बाद कोई उसे लेने नहीं आता था, इसीलिए मैंने अब तक उसके लिए खाना बचा कर रखा था। मैंने दराज खोला, बाजार और कसाई की दुकान के बिल निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया। देखो, सब्जी और मांस आज सुबह के ही हैं। लियू बाइवेन ने हाथ बढ़ाकर रसीदें उठा ली। उसने उन्हें मोबाइल कैमरे के सामने लहराया। कोई भी एक बिल निकाल सकता है। क्या इससे साबित होता है कि तुमने धोया और सैनिटाइज किया? क्या इससे साबित होता है कि इसमें बैक्टीरिया नहीं है? क्या इससे साबित होता है कि बच्चों को इसे खाने से कोई समस्या नहीं होगी? आंगन में कोई कुछ नहीं बोला। बिना नियमों के नमूने वाली कोई भी खाने की चीज बुजुर्गों और बच्चों को गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल करना है। जो आज खाने की हिम्मत करे वह अच्छे से परिणामों के बारे में सोच ले। दादी वांग हाथ में भरी हुई लौकी की सब्जी के डिब्बे के साथ जड़ हो गईं। एक पल बाद वह कोने में रखे कचरे के डिब्बे की ओर मुड़ी और सारा खाना उसमें फेंक दिया। मैंने चमचे को जोर से पकड़ा। मैं कचरे के डिब्बे को देखता रह गया। उस लौकी की सब्जी को मैंने सुबह 5 बजे पकने के लिए चढ़ाया था। दीवार पर अभी भी मोहल्ला समिति का सहयोगी डिप्लोमा चिपका हुआ था। क्या एक डिप्लोमा किसी की जान की कीमत चुका सकता है? उस रात लियू बाइवेन ने एक वीडियो अपलोड किया जिसका शीर्षक था पुनर्वास कॉलोनी में 100 पड़ोसियों का परीक्षण के रूप में इस्तेमाल। वीडियो को एडिट किया गया था। उसमें मेरी सिर्फ एक बात छोड़ी गई, मेरे पास लाइसेंस नहीं है लेकिन मैं पैसे नहीं लेता। टिप्पणी अनुभाग गालियों से भर गया। क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है? सिर्फ इसलिए कि आप पूर्व सैनिक हैं, आपको जो चाहे करने का हक नहीं मिल जाता। ये तो बुजुर्गों और बच्चों पर अभ्यास करना हुआ है ना? मैंने मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दी और उसे मेज पर रख दिया। कुछ देर बाद आंगन के दरवाजे पर दस्तक हुई। कई रिश्तेदारों ने थर्मस में परोसी हुई खाना वापस कर दिया। भाई चेन, ऐसा नहीं है कि हम तुम पर भरोसा नहीं करते। मामला यह है कि बच्चे छोटे हैं, वे इतना बड़ा झटका बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने थर्मस उठाए और उन्हें चूल्हे पर रख दिया। मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। लियू बाइवेन ने मुझे एक निजी संदेश भेजा था। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। अगर तुम जारी रखना चाहते हो तो पूरे प्रक्रिया की मेरी निगरानी स्वीकार करो। मैंने स्क्रीन पर एक नजर डाली और मोबाइल को अपनी जेब में रख लिया। दिन खत्म होने से पहले मोहल्ला समिति के निदेशक मुझसे मिलने आए। बुजुर्ग चेन, जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक खाद्य सुरक्षा में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आंगन के दरवाजे तक गया। दरवाजे पर एक सफेद कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, बिना लाइसेंस के भोजनालय, जोखिम बिंदु। मैं खाली बाल्टियों के साथ बाहर खड़ा उस कागज को देखता रहा। अगली सुबह ली आंटी, जो रसोई में मेरी मदद करती थी, दरवाजे पर सिर झुकाए खड़ी थी। बुजुर्ग चेन, प्रोफेसर लियू कहते हैं कि यह बिना लाइसेंस का कारोबार है। अगर कुछ हो गया तो तुम जेल जा सकते हो। अब मैं इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं करता। उसने मुझे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई। मुझे मोहल्ले के मेज पर सुरक्षा नामक ग्रुप से निकाल दिया गया था। ये ग्रुप लियू बाइवेन ने बनाया था। सूचना में सब्जी धोने, मांस काटने, कीटाणु शोधन और परोसने के वीडियो की मांग की गई थी। रोजाना का मेन्यू पहले से घोषित करना जरूरी था। साथ ही वोटिंग, खाने के नमूने, लाइसेंस और खरीदारी की रसीदें भी मांगी जाती थीं। मैंने अपनी पेशानी मल ली। मैं 12 साल तक सैन्य रसोइया रहा हूँ। कभी किसी ने मेरा मेन्यू नहीं जांचा था। दादी वांग चूल्हे के पास आ गई। उन्होंने मेरी आस्तीन पकड़ ली। बूढ़े चेन, सबको डर लग रहा है, तुम थोड़ा सहयोग करो। बुजुर्गों और बच्चों की जान बहुत कीमती है और जो खाना मैं पहले बनाता था उसकी कोई कीमत नहीं थी। उसने मेरी आस्तीन छोड़ दी और दूसरी ओर देखने लगी। पहले की बात अलग थी। अब प्रोफेसर लियू भी सही कह रहे हैं। शियाबाओ की चाची दरवाजे पर खड़ी थी। वह मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी और ताने कस रही थी। दोपहर होते ही मैंने चावल की खिचड़ी, सब्जियां और कद्दू बनाया और मेज पर परोस दिया। कुछ बच्चों ने 2 निवाले खाए और कटोरे अलग रख दिए। उन्होंने कहा कि इसमें कोई स्वाद नहीं है, इसमें तो एक बूंद भी तेल नहीं है। क्या तुम जानबूझकर खाना खराब बना रही हो ताकि हमें धोखा दे सको? खाना बर्तन में रखा है, जो भरोसा करे वह खाए और जो ना करे वह चला जाए। लियू बाइवेन एक टेस्ट स्ट्रिप लेकर चूल्हे के पास झुक गए। उन्होंने तेल के एक धब्बे की फोटो ली। देखो सब लोग, ये दोबारा इस्तेमाल किया गया तेल अगर लंबे समय तक खाया जाए तो कैंसर हो सकता है। यह तो आज खाना बनाते समय छिटक गया था और इस बात का सबूत कहाँ है कि यह अभी अभी छिटका है? मैंने ली आंटी को कहा कि वह ग्रुप में घोषणा कर दें कि हम एक दिन के लिए बंद रहेंगे।
मैं रसोई साफ करने और चॉपिंग बोर्ड बदलने जा रही थी। तुरंत ही ग्रुप में संदेश आने लगे, एक दिन के लिए बंद। बच्चे क्या खाएंगे? हमें तो काम करना है। किसके पास दोबारा खाना बनाने का समय है? क्या वह डर गया है क्योंकि उसकी जांच की गई है? निरीक्षण का मतलब यह नहीं है कि उसे कैंटीन बंद करने दी जाए। जब उसे अच्छे इंसान की छवि मिली है तो उसे अच्छे इंसान की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। मैं उन शब्दों को देखती रह गई, अच्छे इंसान की छवि। उस रात मैंने चूल्हों को देर रात तक रगड़ रगड़ कर साफ किया। मैंने दीवार पर एंटी ग्रीस शीट चिपका दी। मैंने 3 चॉपिंग बोर्ड बदल दिए। इतना भिगोने से मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। अगली सुबह लियू बाइवेन मोबाइल से वीडियो बनाते हुए आ गया। उसने 2 उंगलियों से चावल की बोरी के पास पड़ा एक बाल उठा लिया। यह तो पूरी तरह अव्यवस्थित प्रबंधन है। मैंने पेट पर हाथ रखा और थूक निगल लिया। आंगन में आने जाने वाले लोग मेरे चेहरे पर मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। शाम को पड़ोस समिति के निदेशक आंगन में बैठ गए और मुझसे धीमी आवाज में बात की। बूढ़े चेन, ऊपर वालों को भी शिकायतें मिली हैं। तुम पहले खाने की सेवा क्यों नहीं रोक देते? इस तरह हम जोखिम को और बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर मैं इसे रोक दूं तो वे बुजुर्ग और बच्चे क्या करेंगे? उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, उनकी परिवारें खुद कोई हल ढूंढे। मैंने सिर हिला दिया। अगर उनके परिवारों के पास कोई हल होता तो यह भोजनालय होता ही नहीं। रात को शियाओबाओ पीठ पर बैग लेकर दरवाजे पर आया। सैनिक चाचा, दोपहर में मुझे भूख लगी रह गई थी। क्या आप मुझे एक भाप में पका हुआ बन देंगे? मैंने बर्तन से 2 गर्म बन निकाले और उसके हाथों में रख दिए। मैंने उससे कहा कि धीरे धीरे चले। जब शियाओबाओ इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, ऊपर मोबाइल स्क्रीन की रोशनी जल उठी। परिवार, क्या आपने इसे देखा? दिन में कहता है कि वह इसे सुधार देगा और रात में छुपकर खाना बांटता है। मैंने सिर उठाया और उसे घूर कर देखा। वह बिना किसी भाव के मोबाइल पकड़े हुए था। बूढ़े चेन, यह दयालुता नहीं है, यह खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। तीसरे दिन मैंने भोजनालय बंद करने का फैसला किया। सूरज निकलने से पहले ही आंगन के दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। दादी वांग अपने परिवार वालों के साथ आई थीं। बच्चे बाहर अपने आंसू पोंछ रहे थे। बूढ़े चेन, मेरी पेंशन बहुत कम है। बाहर एक कटोरी नूडल्स की कीमत 15 है। मैं इसे हर दिन नहीं चुका सकती। शाओबाओ की चाची ने उसे सबके सामने धकेल कर खड़ा कर दिया। उसके माता पिता बाहर काम कर रहे हैं। अगर वह भूख के कारण बीमार हो गया तो क्या तुम्हारा जमीर इसे सह पाएगा? लियू बाइवेन लोगों के पीछे खड़ा था। उसने मोबाइल उठाया और लाइव शुरू कर दिया। निगरानी सुरक्षा के लिए है, न कि कमजोरों को सजा देने के लिए कि आप भोजनालय बंद कर दें। जिसके पास सच्ची दयालुता है वह निगरानी सह सकता है। मैं खाली टिफिन बॉक्स को देखती रही। शाओबाओ ने सिर झुका रखा था और अपनी टिफिन के किनारे को उंगलियों से कुरेद रहा था। मैंने आंगन का दरवाजा खोला और घोषणा की कि यह आखिरी खाना होगा। लियू बाइवेन मेरे पीछे पीछे अंदर आया और बोला कि वह सब कुछ लाइव दिखाएगा। मैंने मेज पर न तो मांस रखा और न ही कोई ठंडी डिश। मेज पर सिर्फ चावल की खिचड़ी, सब्जियां और भाप में पका अंडा था। मैंने चावल को 5 बार धोया, सब्जी को 3 बार भिगोया और अंडे को बर्तन से निकालकर अलग से परोसा। जब मैं बच्चों को खाना परोस रही थी, मैंने लोगों के पीछे लियू बाइवेन को देखा। उसने अपनी नजरों से वांग दादी और शाओबाओ की चाची को इशारा किया। जैसे ही खाना परोसा गया, वांग दादी ने पेट पकड़ लिया और चिल्लाई कि उसे दर्द हो रहा है। फिर 2 बच्चों ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें उल्टी आ रही है। इमरजेंसी को बुलाओ, जल्दी करो, इमरजेंसी को बुलाओ। कोई भी हिले नहीं।